हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टू आई विद ओम में। आइए आज हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में। लेकिन दोस्तों, कश्मीर की इस बात को समझने के लिए हमें कुछ साल पहले चलना पड़ेगा। कुछ साल पहले तब से जब यूएसएसआर यानी रसिया ने अफगानिस्तान पर कब्जे की प्लानिंग की। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना शुरू होती है 1980 के आसपास, 1980 से 90 के बीच में, जब यूएसएसआर यानी रसिया प्लानिंग करता है अफगानिस्तान पे कब्जा करने की। प्लानिंग क्या करता है, इनफैक्ट वो अफगानिस्तान में घुस जाता है अपनी सेनाओं को लेकर और वो शुरू कर देता है वहां मारकाट एंड कब्जे करने की कोशिश कर देता है। ये उन दिनों की बात है जिस दौरान कोल्ड वार हुआ करता था। कोल्ड वार यानी लाइक अमेरिका और रसिया की दोनों सुपर कंट्रीज थी, सुपर पावर थी। दोनों में जमती नहीं थी। दोनों चूंकि बहुत ही पावरफुल थे तो डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, क्योंकि डायरेक्टली लड़ेंगे तो बहुत बड़ा थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता था, ऐसा कहा जाता है। तो इन लोगों को जब भी एक दूसरी कंट्री को, सामने वाले को नीचा दिखाना होता था, तो ये प्लानिंग करके, मतलब उसके मित्र देश से मिलके कुछ प्लानिंग कर लेना या उसके एनिमी दोस्त से मिलके कुछ प्लानिंग कर लेना, इस तरह से ये लोग करते थे। इसको कोल्ड वार कहा जाता था। तो ये कोल्ड वार का दौर था जबकि ये घटना शुरू होती है। ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जो आजकल चल रहा है ना कि कश्मीर से फिर लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, फिर पंडित क्यों वापस जा रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हमें लिंक करना पड़ रहा है। इस स्टोरी को वहां से शुरू करना पड़ रहा है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो कोल्ड वार का दौर था और रसिया जो है घुस गया अफगानिस्तान में कब्जे की नीयत लेके। उसने यही प्लानिंग किया था कि मैं कब्जा करूं उस पर। आ गया, लेकिन अमेरिका से ही बर्दाश्त नहीं हुआ। अमेरिका को ये देखा नहीं गया। तो अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान के जो बेकार, आवारा और समाज से निष्कासित लोग हुआ करते थे, क्रिमिनल माइंडेड, जिन्हें समाज में रहने का एक तरह से आप कह सकते हैं अधिकार नहीं था, वैसे कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसकी एजेंसी ने बात की उन लोगों से कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हथियार देंगे, पैसा भी देंगे और आप जो है वहां अपने वतन के लिए लड़ाई लड़ो, अफगानिस्तान की तरफ से आप लड़ो, रूस की सेना के खिलाफ। तो ये प्लानिंग की अमेरिका ने और वो काफी हद तक सक्सेस भी रहा। उसी दौरान उसने इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट जितने भी थे अफगानिस्तान के, उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको लेके आया कहाँ, वो लेके आया पीओके में, जो कश्मीर का हिस्सा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, वहां लेकर आया। और वहां उन्होंने कैंप्स बनाए, अलग अलग तरह के कैंप्स बनाए और उनमें उन्होंने उन अफगानी एंटी सोशल एलिमेंट्स को हथियार, बंदूक चलाना, बम चलाना और तरह तरह की ट्रेनिंग और ये सब चीजें उनको सिखानी शुरू कर दी। अब इसमें उनकी हेल्प कौन कर रहा था अमेरिका की? ऑब्वियसली पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का बहुत पुराना अलायंस चला आ रहा था। तो पाकिस्तान की जो आईएसआई और पाकिस्तानी फौज है, वो अमेरिका के कहने पे इन तालिबानियों को, तब तक अभी ये तालिबानी नहीं बने थे, अब बस ये तालिबानी बनने ही वाले थे, इन अफगानियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। और ये जितने अफगानी आए थे इन ट्रेनिंग कैंपों में, इनको तालिबान कहा जाता। तालिबान का मूलतः हिंदी में जो अर्थ है मित्रों, वो है स्टूडेंट, शिक्षक, जो शिक्षा ग्रहण करता है, मतलब स्टूडेंट जो होता है, यही उसका अर्थ होता है तालिबान का। तो इनको तालिबान कहा जाने लगा। ठीक है, अच्छा। तो ये लोग यहाँ पीओके में कैंप्स और ये सब करने लगे एंड देन इन लोगों ने जाके वहां रूस की आर्मी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। फाइनली रूस की आर्मी चली भी गई वहां से, रूस को वहां से भागना पड़ा छोड़ के अफगानिस्तान को। इन दिनों आपने न्यूज में बहुत सुना होगा कि कैसे रूस भाग गया, पहले रूसियों को भगाया, फिर अमेरिकियों को भगाया। तो ये वही कहानी। तो रूस को वहां से भागना पड़ा, रूस निकल गया वहां से। अब अमेरिका की एक तरह से जीत हो गई थी, अमेरिका सक्सेसफुल हो गया। और रूस के जाने के बाद अमेरिका ने इनको बोला था कि तुम जो ये तालिबानी थे, इनको बोला था कि तुम अपना शासन चलाना। अच्छा, तालिबानियों का एक कॉन्सेप्ट है
ये उस माइंडसेट के लोग हैं, ये चाहते हैं कि जो ये शासन करें, जो इनका राज हो अफगानिस्तान में, वो कैसा हो, जैसा अंतिम शासक जो था अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में जो अंतिम शासक था उसका जैसा राज था, ये चाहते हैं कि वैसा ही शासन अभी भी हो। इसीलिए अभी भी आप देखिए जो तालिबानी आए हैं वो उसी राह पे चल रहे हैं। इन्हें आज के जमाने से कोई मतलब नहीं। ये सोचते हैं कि जैसा हमारे अंतिम शासक राज करके गए, जैसे चोरी की सजा होती थी, हाथ काट देना, किसी ने गलत काम किया तो उसको लटका देना सूली पे, तो ये तालिबानियों का ये कॉन्सेप्ट था। अब देखिए कितने मजाक की बात है, इनको तालिबानी कहा जाता है। तालिबानी का अर्थ आपको बताया मैंने, स्टूडेंट कहते हैं इनको। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई लिखाई के नाम का एस भी नहीं आता। वो आपने भाषण भी सुना होगा उसका, जो शिक्षा मंत्री सो कॉल्ड इन सबों ने अभी बनाया होगा। वेरएस चलिए हम अपनी स्टोरी में बढ़ते हैं। तो अमेरिका की जीत हो गई थी। अमेरिका ने जैसा बोला था कि तुम लोग अपना शासन करना वहां पे, तालिबानियों ने शासन की शुरुआत की, मार काट खून कत्ल, वही जो उनका रूटीन है। लेकिन इसके पीछे दोस्तों अमेरिका की जो साजिश थी वो तो अलग ही थी। अमेरिका चाहता था कि वो वहां ऐसे लोगों को बैठाए जो उसके पिट्ठू हों, जो उसके अमेरिका के रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें और अमेरिकन के हिसाब से वो चले। खैर एनी हाउ, वो बाद में अमेरिका ने वहाँ पे खुद अपनी आर्मी भेज दी और फिर उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट बना दी जैसा आप सब लोग जानते हैं। और फिर लगभग 20 साल तक ये लोग थे और अभी तो खुद अमेरिका को भी उन सबों ने हटा दिया, भगा दिया, क्योंकि अभी तो बहुत मजबूत हो चुके हैं। खैर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इसका कश्मीर से क्या लेना देना? तो कश्मीर से इसका ये लेना देना है दोस्तों कि जब अमेरिकन की ये प्लानिंग सक्सेस हो गई और तालिबानियों ने रूसियों को भगा दिया और यहाँ जो कैंप थे वो चल रहे थे पाकिस्तान और आईएसआई की मदद से, तो इन लोगों को ये समझ में आया, इस पूरी टेरिटरी में, ये जो रीजन है इधर के रीजन में लोगों का दिमाग में एक बात बैठी कि यार जब ये फॉर्मूला रूसियों पे काम कर सकता है तो फिर क्यों ना इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए यहाँ पे। मसलन अगर किसी को कहीं से प्रॉब्लम है तो ठीक है, जैसे पाकिस्तान को शुरू से प्रॉब्लम थी कश्मीर को लेके, तो पाकिस्तान के दिमाग में ये कीड़ा घूमा कि यार ये फॉर्मूला तो अच्छा है, क्यों ना हम भी कश्मीर में इसको अप्लाई करें। तब दोस्तों कश्मीर ने उनको फंडिंग करनी शुरू कर दी, हथियार देने शुरू कर दिए और पीओके के हिस्से से वो हथियार और सारी चीजें कश्मीर के इस हिस्से में आने लगी। और फिर ये बात है लगभग 90 के आसपास की। 90 के आसपास में ये काफी हद तक बढ़ गया। अच्छा, चूंकि ये लोग एक विशेष कम्युनिटी से हैं, इनकी सोच भी ऐसी रहती है, और प्लस पाकिस्तान का तो ये एजेंडा ही था, पाकिस्तान ने इसी एजेंडे के तहत उनको भेजा था कि कश्मीर में जितने भी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित, सिख और भी जो 2-4 छोटे छोटे समूहों में जो दूसरे धर्म के लोग थे वहाँ पर, मूलतः वहाँ कश्मीरी पंडित, मुसलमान और कुछ मात्रा में सिख थे। तो अब इनका यही एजेंडा था कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। इनको हटाए कैसे? तो अब ये जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, 1990 के दौर के आसपास की ये जो बात हम अभी कर रहे हैं, इस दौर में कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर की कुल आबादी के लगभग 15% वहां पर हिंदू हुआ करते थे। हिंदू बिरादरी यानी कि हिंदू प्लस कंबाइंड, उसमें सिख वगैरह सब मिला सकते हैं आप। तो जो कश्मीर की पूरी आबादी थी उसके 15% हिंदू थे। 15% यानी उस समय के हिसाब से लगभग 10 लाख लोग थे। उस समय कश्मीर में लगभग 10 लाख हिंदू, पंडित, सिख ये लोग रहा करते थे। मेजॉरिटी में तो मुसलमान ही थे। तो अच्छा, अब ये जो 10 लाख लोग थे, ये कश्मीर की जो टॉप एलिट क्लास जिसको हम कहते हैं ना, मतलब अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे ओहदों पे, मतलब लाइक जजेस, डीएम, एसपी, इस तरह की जो रैंक्स हैं उनके ऊपर ये लोग बैठे हुए थे। जो हिंदू कम्युनिटी थी वो बहुत ही रिच थी, बहुत ही साउंड थी, मतलब ऐसी गई गुजरी नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप कहें तो वहाँ की जो मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स थे वो डाउनफॉल की तरफ थे, कमजोर थे, वीकर सेक्शन हुआ करता था। लेकिन हिंदू मेजॉरिटी एंड सिख वो बहुत ही आगे थे। तो एक तो ये भी जलन थी इनको, प्लस
इस सोसाइटी में भी, यहां पर भी जो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट थे, तो जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो एंटी सोशल एलिमेंट्स को जिन लोगों ने सजा दी, दिलवाई या पनिश किया किसी भी तरह से, तो एक उनके मन में ये रोष भी था। तो जब उनको पाकिस्तान ने फंड किया और वो वहां से हथियार लेके यहाँ आना शुरू हुआ उनका, तो उन्होंने हिंदुओं को धमकाना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ छिटपुट घटनाएं शुरू हुई, जिसमें कुछ रिकॉर्डेड घटनाएं हैं, जो कि कहा जाता है कि कश्मीर की जो पहली किलिंग हुई थी, फर्स्ट किलिंग ऑफ द कश्मीर, वो थी 1988 में हुई थी। वो बीजेपी के लीडर थे और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम था उनका नाम था टीकाराम टकलू। वो बीजेपी के लीडर हुआ करते थे उस समय, वहाँ पे नेता थे, और उसको कहा जाता है कि वो फर्स्ट किलिंग थी। उसके बाद फिर 1990 में भी एक फेमस पर्सनैलिटी थे, उनका भी कत्ल किया गया। ये दो घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने कश्मीर की फिजा काफ़ी हद तक खराब कर दी थी। फिर इन्होंने टारगेट किलिंग शुरू कर दी, जो हाई ऑफिशियल्स बैठे थे उनको मारना शुरू कर दिया, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको मारना शुरू कर दिया। और 1990-91 आते आते तक दोस्तों स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि इन्होंने घरों के सामने पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। उसमें इनफैक्ट कुछ पोस्टर ऐसे भी लगे जो कि जिसमें लिखा हुआ करता था कि हिंदुओं तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें जाने देंगे जिंदा, लेकिन अपनी औरतें लड़कियों को यहीं छोड़ जाओ। उन दिनों में बड़ी कत्लो गारत हुई दोस्तों, और हिंदू कम्युनिटी के साथ बहुत ही गलत हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि वहां से हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया। और अगर आज की मैं बात करूं तो वो उस समय 10 लाख कम्युनिटी थी वहां पे, हिंदुओं की जनसंख्या जो थी 10 लाख थी कश्मीर में, और आज की डेट में वहां सिर्फ 9000 हिंदू बचे हुए आज की डेट में कश्मीर में, जबकि ये 370 हट गया है, सब कुछ हट गया है, लेकिन फिर भी अभी सिर्फ 9000 बचे हुए। उन 9000 में भी अब हम आ गए फिर से प्रेजेंट की तरफ। अब हम आते हैं जो आजकल चर्चा हो रही है कि फिर क्यों ये भाग रहे हैं वहां से पंडित और बाकी लोग। तो इसकी वजह दोस्तों यही है, अभी ये गवर्नमेंट आने के बाद से, मोदी गवर्नमेंट के बाद से, इन्होंने 370 हटाया और वहां पर फिर से ले जाके पंडितों को बसाने की इनकी जो स्कीम थी, सुनने में आया, कुछ लोगों को घर दिया इन्होंने, कुछ लोगों के एफिडेविट्स बनाए कि हाँ ठीक है, लोगों को समझा रहे थे कि आप चल के वहाँ रहिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। तो फिर जो उस तरह की ताकतें थी, फोर्सेस थी, उनको ये लगा कि अरे यार ये तो जो हमने उस समय किया था ये फेल होता हुआ दिख रहा है। तो सेम चीज ये दोबारा वही प्रैक्टिकल ये फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, एक दवा व्यवसायी थे बेचारे, और सज्जन आदमी थे, इनफैक्ट उनके बच्चे जो हैं, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, लाइकवाइज दे आर वेरी वेल टू डू इन द कम्युनिटी। और उनका नाम था वो माखनलाल बिंद्रू जी। बिंद्रू साहब को भी लोग बताते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, लेकिन उनको टारगेट किलिंग की गई उनकी। ऐसे एक स्कूल में जाके एक टीचर थी मैडम, जो कि कहा जाता है कि वो अपनी आधी सैलरी डोनेट कर देती थी मुस्लिम गरीब बच्चों के लिए। उनको उनका आई कार्ड देख के मार दिया। उनका एक कलीग था, उसको मार दिया गया। तो ये देख के लोगों में फिर से थोड़ा खौफ का माहौल आया है, थोड़ा बना है। जबकि इस बार मैं कहूँगा पता नहीं ये पॉलिटिक्स है या क्या है, ये तो बाद में धीरे धीरे खुलेगी बात। लेकिन इस बार जो एक नई चीज़ देखने को मिली है वो ये मिली साथियों, कि ये सब जो हुआ है और जो हिंदुओं ने ये फैसला किया कि अब हम छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, जम्मू निकल जाएंगे, तो ये फर्स्ट टाइम वहाँ के कश्मीरी मुसलमान निकल के आए और उन्होंने लाल चौक पर एक आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कुछ उन्होंने एक संस्था बनाई है एनजीओ, और मैंने देखा टीवी मीडिया में देखा था, वो लोग आके और अपने हिंदू भाइयों को कह रहे थे कि मत जाइए, हम साथ में मिल के रहेंगे, जो लोग कर रहे हैं इनसे डरने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, कंसोलेशन टाइप। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ मुझे नजर आई, इसके लिए मैं तारीफ करूंगा। अब अगर उसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं है तो अभी तो देखने में लगा कि हाँ वो सच में ही कर रहा। तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ तो इन्होंने बता दिया, ये नहीं बता रहे हैं कि जब सरकार आ गई, 370 हट गया, सब कुछ हो गया, और अपने ही देश में, हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को जाके कैंपों में रहना पड़ा, उनके साथ इतना रेप, इतने मर्डर हुए,
तो फिर ये तो हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। ये तो इससे बड़ा कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए था देश में। इसको तो संसद में बहस होनी चाहिए थी इसके ऊपर, और इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन चलानी चाहिए थी। तो सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं, क्योंकि इसके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो कोई स्टेटमेंट है, ना ऑफिशियली किसी ने कुछ इसके बारे में कहा है। जब भी इस तरह का कुछ सवाल उठता है तो हर तरफ सन्नाटा ही दिखाई देता है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय इसके बारे में दे सकता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए चुप हो जाती हैं कि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि अगर इस मुद्दे को ज़्यादा उठाया जाएगा, ज़्यादा डिबेट्स होंगी, इसको नेशनल डिबेट बना दिया जाएगा, नेशनल इशू बनाया जाएगा, तो हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी जगह है, लगभग हिंदुस्तान में हर जगह हिंदू और मुसलमान इस तरह से रहते हैं। एक ही मोहल्ले में कुछ घर हिंदुओं के हैं, कुछ मुसलमानों के हैं। तो हो सकता है अगर इस तरह हो तो ये जो हार्मनी है, सो कॉल्ड गंगा जमुनी ये जो हमारी तहजीब कही जाती है, ये खराब हो जाए, दंगे बाकी स्टेट्स में भी भड़क जाए। हो सकता है जहाँ ज़्यादा मुस्लिम्स हो वहाँ फिर दंगे हो जाए, वहाँ से हिंदुओं को भगाया जाए, जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ से मुसलमान, तो देश का माहौल खराब हो सकता है। मुझे ये लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इस क्वेश्चन के आंसर में जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों नहीं इसे नेशनल डिबेट बनाया जाए, तो ये कुछ एक पॉइंट थे 1980 से लेके जो मेरे नॉलेज में थे, जो मुझे जानकारी थी। मुझे लगा कि अब जब कश्मीर की बात हो रही है तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं। तो ये मुद्दे मैंने कुछ चंद मिनट के वीडियो में आपके सामने रखा है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो भूलिएगा नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा चैनल को, और अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश करिए। नमस्कार, जय हिंद।